राजस्थान पत्रिका संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। दुर्भाग्य से हमारे देश में पति के पास पत्नी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम जैसा कानून नहीं है। मद्रास हाईकोर्ट ने घरेलू हिंसा से जुड़े एक मामले में हालिया यह टिप्पणी दी थी, क्या पुरुष घरेलू हिंसा का शिकार हो सकते हैं। बहुत से लोगों के लिए यह विचार ही अविश्वसनीय है और ऐसा होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि पितृसत्तात्मक व्यवस्था में पुरुष की छवि कठोर और आक्रामक होती है। पर क्या यह अधूरा सत्य नहीं है? पूर्वाग्रहों से ग्रसित समाज सदैव स्त्री के साथ कोमलता, समर्पण और त्याग के भाव जोड़कर देखता है, लेकिन मात्र शारीरिक भेद भावनाओं और व्यक्तित्व विभेद का आधार कैसे हो सकता है? जे लॉर्बर ने द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर में लैंगिक विभेद और पूर्वाग्रहों की व्याख्या करते हुए लिखा, पूर्वाग्रह एक ऐसे व्यवहार का स्वरूप है जो समाज के किसी एक वर्ग के लिए आक्रामक होता है। लिंग के प्रति विभिन्न रूढ़ियों और लिंग आधारित भेदभाव किसी भी समाज के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। समस्या का मूल कारण पुरुषों के प्रति बरते जाने वाला वह कठोर भाव है जो सदैव उन्हें शोषणकर्ता के रूप में देखता है। इसमें किंचित संदेह नहीं कि दुनिया भर में महिलाएं जीवन के हर स्तर पर संघर्ष कर रही हैं और अधिकाधिक संख्या में घरेलू हिंसा का शिकार भी हो रही है, परंतु इसका यह तात्पर्य भी तो नहीं होना चाहिए कि सिर्फ वे ही इस पीड़ा को भोग रही हैं। आज तक कोई भी अध्ययन इस तथ्य की पुष्टि से नहीं कर पाया है कि पुरुष और स्त्री का शारीरिक भेद उनके भीतर पनप रही भावनाओं में भी अंतर करता है। वास्तविकता तो यह है कि ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, प्रेम जैसे मानवीय मनोभाव स्त्री और पुरुष में समान रूप से प्रवाहित होते हैं, तो सिर्फ पुरुष ही शोषणकर्ता कैसे हो सकता है? भारतीय संविधान के मूल प्रस्तावना जिस आधारभूमि पर खड़ी है वह लिंग, जाति और धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का विभेद स्वीकार नहीं करती। फिर क्यों घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम पुरुष को सुरक्षा नहीं देता? पैरा, विकसित देशों में लिंग निरपेक्ष कानून वहाँ के पुरुषों को न केवल महिलाओं की तरह घरेलू हिंसा से संरक्षण देता है, बल्कि यह भी स्वीकारता है कि पुरुष प्रताड़ित होते हैं। इस स्वीकारोक्ति के चलते वहाँ निरंतर इस विषय पर शोध होते आए हैं। पुरुष घरेलू हिंसा के शिकार नहीं हो सकते। इस अवधारणा पर जोर देने वाले अमूमन तर्क देते हैं कि पुरुष स्त्री से शारीरिक रूप से बलिष्ठ होते हैं, तो कैसे उन पर महिलाएं आघात कर सकती हैं? वेन वाइफ बीट देयर हस्बैंड नो वन वांट्स टू बिलीव इट शीर्षक से प्रकाशित लेख में कैथी यंग ने चर्चा करते हुए 200 से अधिक अध्ययनों का जिक्र किया, जिसमें पुष्टि हो चुकी है कि हिंसक संबंधों में महिलाओं के आक्रामक होने की संभावना पुरुषों के समान है। पैरा, उंगलियों पर गिने जाने वाले कुछ शोधों में से एक इंडियन जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन में 2019 में प्रकाशित शोध उद्घाटित करता है कि हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में 21 से 49 वर्ष की आयु के 1000 विवाहित पुरुषों में 52.4% ने लिंग आधारित हिंसा का अनुभव किया। अब क्या यह समय नहीं आ गया कि लैंगिक समानता के वास्तविक अर्थ को भारत की न्याय व्यवस्था स्थापित करें?
क्योंकि एक वर्ग के अधिकारों का संरक्षण दूसरों के अधिकारों का हनन कदापि नहीं होना चाहिए। भारत कभी भी हिंसा के किसी रूप का समर्थन नहीं करता, चाहे वह घर में हो या समाज में। पैरा चौरा चौरी में भारतीयों ने जब क्रोध होकर अंग्रेजों पर हिंसक हमला किया तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था और उसके पीछे मकसद यह आदर्श स्थापित करना था कि सभी के जीवन और सम्मान की सुरक्षा भारत की संस्कृति है। तो हमारी न्याय प्रणाली उस आदर्श को विस्मृत कैसे कर सकती है। पैरा इतिहास हमें सिखाता है कि मृत्यु की तरह महामारियां भी निश्चित है। दुख की बात है कि हमने इतिहास से सीखना बंद कर दिया है। महामारियां न केवल हमारे बुनियादी स्वास्थ्य ढांचे को परखती हैं, बल्कि हमारे विकास के आदर्श, समानता और गरीबी की धारणाओं को भी परखती है। हम इन सभी क्षेत्रों में फिसड्डी साबित हुए हैं। इसीलिए हो रहे नरसंहार के लिए अकेले महामारी को दोष देना आसान जरूर है, लेकिन यह ठीक नहीं है। भारत में वर्षों से पौष्टिक आहार और गरीबी उन्मूलन जैसे मुद्दे वोट बटोरने के सिर्फ नारे रह गए हैं। अमेरिकी महामारी विज्ञानी जोसेफ गोल्डबर्गर ने 1915 में पेलाग्रा महामारी से उबरने में पौष्टिक आहार के महत्व पर प्रकाश डाला। गोल्डबर्गर को राजनीतिक नेताओं से अत्यधिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। वर्षों बाद उन्हें इस क्षेत्र में अग्रणी के रूप में पहचाना गया। यह वाकया हमारे नेताओं के लिए एक सबक की तरह मानना चाहिए। जानकारों ने ग्रामीण भारत में ही गरीबी से लड़ने की बजाय शहरीकरण को उपयुक्त माना है। इन्हें इतिहासकार आर.जे. इवांस की 1987 की किताब डेथ इन हैम्बर्ग पर गौर फरमाना चाहिए। यह उस हैजा महामारी के बारे में है जिसने जर्मन शहर में 6 सप्ताह में लगभग 10,000 लोगों की जान ले ली थी। इवांस ने शहरी गरीबों के लिए साफ पानी, ताज़ी हवा और स्वच्छ भोजन के अभाव में महामारी के संबंध पर प्रकाश डाला। अतः शहरीकरण को आर्थिक विकास से जोड़ने वाले हमारे दावों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। पैरा पश्चिम में महामारियों ने सीवरेज, जलापूर्ति और कचरा निपटान प्रणालियों में सुधार लाने के उद्देश्य से दीर्घकालिक सार्वजनिक स्वास्थ्य परियोजना के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है। ट्रिकल डाउन अर्थशास्त्र की तरह आमतौर पर यह माना जाता है कि इस तरह के उपायों से अंततः गरीबों को लाभ होगा। हालांकि अर्थशास्त्र की तरह ही ट्रिकल डाउन स्वास्थ्य भी एक मिथक लग रहा है, जिसका लाभ ज़्यादातर प्रभुत्व वर्ग को ही होता है। अमीर देशों में महामारी अश्वेतों और गरीबों को असमान रूप से प्रभावित कर रही हैं। उनके सर्वांगीण विकास के दावों को मुंह चिढ़ा रही हैं। हम में से जो आंखें बंद करके पश्चिमी विकास मॉडल को बढ़ावा दे रहे हैं, उन्हें पुनर्विचार की आवश्यकता है। पैरा महामारी के प्रसार को रोकने के लिए व्यापार, आर्थिक गतिविधियों और रोजगार पर प्रतिबंध आम उपाय रहे हैं। जैसा कि भारत में प्रवासी श्रमिकों की पीड़ा से स्पष्ट है, ये गरीबों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। दुर्भाग्य से आर्थिक प्रतिकूलताओं का महामारी अध्ययनों में न के बराबर का उल्लेख मिलता है। 1918 के इन्फ्लुएंजा महामारी के आर्थिक प्रभावों पर 2007 की रिपोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अर्थव्यवस्था पर अधिकांश प्रभाव अल्पकालिक थे। इस तरह के अध्ययन महामारियों के व्यापक असमानताओं और अन्यायों पर दीर्घकालिक प्रभाव की अवहेलना करते हैं। भारत में भी कई विद्वानों ने अर्थव्यवस्था पर कोरोना महामारी के नगण्य दुष्प्रभाव की वकालत की है। यह उपयुक्त नहीं है, जिसने कालांतर में कुशासन के खिलाफ जन आंदोलन का रूप लिया और स्वतंत्रता में योगदान दिया।
कुछ ऐसा ही सहयोग हमारे नागरिकों ने कोरोना महामारी से लड़ते वक्त दिखाया है। अगर नेता बुनियादी कमियों को पहचाने और दूर करने में विफल होते हैं तो नेताओं को केवल खुद को दोष देना होगा, न कि महामारी को। पूर्ण विराम।